हेडिंग दीजिए रोटेशनल मोशन, स्टार्ट कर दो। ठीक है, उसको ठीक कर लीजिए, कॉटन को ठीक कर लीजिए, थोड़ा घसका लो इधर। चलिए रोटेशनल मोशन हम लोग हेडिंग देंगे, और रोटेशनल मोशन में हम लोग सबसे पहले उसके डिफिनेशन को समझने से पहले हम लोग इस बात को समझेंगे कि रिजिड बॉडी किसको कहते हैं। थ्रू आउट रोटेशन मोशन हम किसी भी बॉडी को एक पार्टिकल नहीं मानेंगे, उसको सिस्टम ऑफ पार्टिकल या रिजिड बॉडी मानेंगे। रिजिड बॉडी का कॉन्सेप्ट क्या है यदि हम लोग डिस्कस करें तो, कॉन्सेप्ट ऑफ रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी हम किसे कहेंगे? आपको पता है अपने डे टू डे लाइफ में रिजिड बॉडी किसको कहते हैं? रिजिड बॉडी मतलब ऐसा बॉडी जिस पर फोर्स लगने पर उसका शेप एंड साइज चेंज नहीं होता है। इन जनरल हम लोग ये बात कहते हैं कि बॉडी पर फोर्स लगा लेकिन बॉडी का शेप एंड साइज चेंज नहीं हुआ। जैसे मान लीजिए गुब्बारा, बैलून, आप उसमें फोर्स लगाएंगे उसका शेप एंड साइज चेंज हो जाएगा। लेकिन कोई मान लीजिए वुडन ब्लॉक है, आप उस पर फोर्स लगाएंगे उसका शेप एंड साइज चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो यदि हम कंपेयर करें तो बैलून को हम बोल सकते हैं कि ये रिजिड बॉडी नहीं है, और वुडन ब्लॉक को हम बोल सकते हैं कि वो रिजिड बॉडी है। ठीक है, जनरल अंडरस्टैंडिंग में। तो बेसिकली हम लोग समझना चाहेंगे कि रोटेशनल मोशन के कॉन्सेप्ट में रिजिड बॉडी किसको कहेंगे। तो मान लीजिए कोई हमने आर्बिट्री शेप का एक बॉडी लिया है जिसका मास कैपिटल एम है। ठीक है, एक बॉडी है, और ये सपोज कीजिए 2 डायमेंशन बॉडी है। एक बात कर रहे हैं समझने के लिए, बाकी तो ऐसे 3 डायमेंशन भी हो सकता है, एक पत्थर का शेप ले सकते हैं हम लोग। तो मान लीजिए ये एक पॉइंट है ए और यहां एक पॉइंट है बी। कॉन्सेप्ट को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। यहां से हम लोग क्या मानेंगे, वी विल एज्यूम सिस्टम और बॉडी as a system of particle, system of particle, particle not a particle। मतलब समझ पाए, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, इसको एकदम नहीं भूलना है थ्रू आउट मोशन। रोटेशन मोशन में इसको कभी नहीं भूलना है। यदि आप भूल जाएंगे तो आपको वो चीज विजुअलाइज होगा ही नहीं जो इसका थीम है, जो इसका प्राण है, वो चीज आपको समझ में नहीं आएगा। आप पूरी थ्रू आउट रोटेशन मोशन में कहीं पर भी सिस्टम को पार्टिकल नहीं मानेंगे। सिस्टम को कंप्लीट सिस्टम ऑफ पार्टिकल, मतलब बहुत सारे पार्टिकल से मिल करके वो सिस्टम बना है, हम ऐसा मानेंगे। जैसे हमने रिजिड रॉड लिया था, एक रॉड लिया तो रॉड का सेंटर ऑफ मास निकाला, उसको हमने पार्टिकल नहीं माना। ठीक है, अब उस चीज को हम लोग और आगे बढ़ेंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखेंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया में जब वो रोटेट करेगा तो उसके पास जो मोमेंट होगा वो क्या होगा। ठीक है, तो हम क्या मानेंगे, सिस्टम को एक पार्टिकल कभी नहीं मानेंगे, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स मानेंगे, एक रिजिड बॉडी मानेंगे जो कई पार्टिकल से मिलकर बना है, उसका एक सेंटर ऑफ मास भी है। ठीक है, तो जैसे अभी हम ये एग्जांपल ले रहे हैं, अभी हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ रिजिड बॉडी की बात कर रहे हैं। तो मान लीजिए कि एक बॉडी है जिसका कि वहां पर एक पॉइंट ए है और एक दूसरा पॉइंट बी है। ठीक है, और इनके बीच का जो भी सेपरेशन है, इस सेपरेशन को हम स्मॉल डी मान लेते हैं। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, अब इस पर एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं। ये F1 है जो 100 न्यूटन का लग रहा है, 100 किलो न्यूटन का, और एक इधर फोर्स है F2 जिसका मैग्नीट्यूड 100 किलो न्यूटन है। ठीक है, अब यदि इस सिस्टम को हम समझना चाहेंगे तो यदि ये रिजिड बॉडी नहीं होगा तो क्या होगा कि ए से बी का जो गैप है डी वो बढ़ेगा, मतलब सिस्टम एलोंगेट करेगा। ठीक है, तो ए से बी का गैप बढ़ेगा, और यदि ए से बी का गैप नहीं बढ़ा तो सिस्टम को हम रिजिड बॉडी कह सकते हैं। अब आप यहां पर यह समझिए रोटेशनल मोशन का खासियत, और यहां पर जो हम समझा रहे हैं उसका क्या मीनिंग है। पहले हम लोग क्या पढ़ते आए थे, इस सिस्टम को हम एक पार्टिकल मानते थे और उस पर जो फोर्स लगता था उसके कारण पार्टिकल मोशन करने लगता था। ठीक है, यदि नेट फोर्स 0 लगा सिस्टम पर तो सिस्टम वहीं रहता था, जिस स्टेट में है उसी स्टेट में रहता था। यदि वो u स्पीड से जा रहा है, 10 मीटर पर सेकंड के स्पीड से जा रहा है, तो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड को मेंटेन रखता था।
रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहता था। अभी क्या हो रहा है, अभी बॉडी मोशन नहीं कर रहा है। ये जो एग्जांपल लिए इसमें बॉडी मोशन नहीं कर रहा है, इसमें बॉडी अपनी उसी पोजीशन पे है, लेकिन यहां पर बॉडी की शेप एंड साइज चेंज होने की बात हो रही है। यहां पर फोर्स लग के बॉडी मोशन नहीं कर रहा है, उसके शेप एंड साइज में चेंजेस आ रहा है कि नहीं आ रहा, हमें इस बात पर फोकस करना है। तो जैसे मान लीजिए इधर 100 किलो न्यूटन का फोर्स लगा, इधर भी 100 किलो न्यूटन का फोर्स लगा, जिस कारण से ए और बी के बीच का गैप बढ़ेगा यदि ये रिजिड बॉडी नहीं होगा तो, और इनके बीच का गैप घटेगा मतलब फिक्स रहेगा यदि ये रिजिड बॉडी रहेगा तो। ठीक है, अब जैसे यहां पर इसको ऐसा समझ लेते हैं, इफ डी इज नॉट चेंज, मतलब डी चेंज नहीं हो रहा है, देन सिस्टम will be called rigid body। बोल सकते हैं क्या हम ऐसा, डी नॉट चेंज मतलब कि चेंज नहीं हो रहा है, इसको हम ऐसे समझा देते हैं। ठीक है, तो डी इज फिक्स्ड, डी क्या है, फिक्स्ड है, तो हम सिस्टम को क्या बोल सकते हैं, रिजिड बॉडी। ठीक है, और इफ डी इज नॉट कांस्टेंट, कांस्टेंट नहीं है, तो then system will not be called rigid body। हम इसको नहीं पढ़ रहे हैं, हमको इसको नहीं पढ़ना, हमें इस चैप्टर में जो भी पढ़ना है वो किसकी बात करनी है, रिजिड बॉडी। अब आप सोचेंगे कि सर इस केस में तो लेंथ बढ़ रहा है, इस केस में जो लेंथ बढ़ रहा है मतलब आप ये कह सकते हैं कि डी कैन इंक्रीज हो सकता है। अब अगला एग्जांपल लेते हैं, इसको एग्जांपल ए कर लीजिए, अगला एग्जांपल देते हैं छोटा सा, देखिए यहां पर मान लीजिए पॉइंट बी है और इस पॉइंट को हम ए कह रहे हैं, फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में और F1 है सपोज 200 किलो न्यूटन, और यहां पर इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है F2 दैट इज 200 किलो न्यूटन। यहां पर उनके बीच का जो सेपरेशन है, इस सेपरेशन को मान लीजिए हम कोई ऐसा लेंथ मान लें जिसको हम x कह रहे हैं, तो यहां पर x क्या होगा, घट सकता है। ठीक है, क्या हो रहा है, यहां पर बॉडी जो है वो कॉम्प्रेस हो रहा है। कॉम्प्रेस करते हुए किसी बॉडी को देखे हैं आप लोग, कोई बॉडी कब कंप्रेशन में होता है, इसका बेस्ट एग्जांपल बताएं। आप जिस बेंच पे बैठे हैं उस बेंच का जो लेग्स है वो एलोंगेट होने की सेंस में है या कॉम्प्रेस होने के सेंस में, कॉम्प्रेस होने के सेंस में है। यानी कि जब उसके लेग्स को डिजाइन किया जाता है तो वो ध्यान में रख के किया जाता है कि यदि इस पे कंप्रेसिव फोर्स लगेगा, जिसको कि हम लोग इंजीनियरिंग की भाषा में लोड बोलते हैं, LOAD लोड, तो जब मेंबर पर कंप्रेसिव लोड लगेगा तो मेंबर उस कंप्रेसिव लोड को कितना तक वियर कर सकता है। जैसे आप बैठे हैं, ठीक है, मान लीजिए 230 केजी के वजन का कोई आदमी बैठा हुआ है, ठीक है, मेहनत कीजिएगा, अभी हो जाइएगा, लगन होनी चाहिए उसके पीछे, पूरा जंक फूड खाइए, नॉनवेज खाइए और खा के तुरंत वहीं बगल में लेट जाइए। फिजिकल एक्टिविटी नाम का कोई चीज कभी लिखिए भी मत, करना तो है ही नहीं, लिखिए भी मत फिजिकल एक्टिविटी। धीरे धीरे आपका वजन बढ़ेगा, फिर 230 केजी तक आप अचीव कर सकते हैं। तब उस बेंच पर बैठ के देखिए, जो बेंच पे आप बैठे हैं ना वो अभी ऐसे है, वो ऐसे हो जाएगा। ठीक है, सेंटर पे बैठे हैं वो ऐसे हो जाएगा, और पूरा लेग्स बोल रहा, चारों लेग्स बोलेंगे कि अब टेस्ट किया जा रहा है मुझे एक्सट्रीम लेवल पर, इसी दिन के लिए इसने मुझे बनाया था। ठीक है, समझ गए इस बात को। तो वो लेग्स जो होंगे वो कंप्रेसिव लोड होंगे, ठीक है, वो कंप्रेसिव लोड में होंगे, कंप्रेस हो रहे होंगे। और आगे जब पढ़ाएंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में, तो उसमें बताएंगे कौन कौन सा मेंबर में टेंसाइल फोर्स एक्ट कर रहा होगा। ये जो मेंबर है, अभी इस मेंबर पर सेम अमाउंट का फोर्स लग रहा है दो अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये जो मेंबर है या ये बॉडी जो है वो टेंसाइल लोड में है, ये बॉडी कंप्रेसिव लोड में है।
तो होना क्या है, होता क्या है कि मेंबर जो है, बॉडी जो है वो एलोंगेट नहीं होना चाहता है और कोई एक्सटर्नल फोर्स उसको लग करके उसकी बॉडी, उस बॉडी को एलोंगेट कराना चाहता है, तो ये फोर्स टेंसाइल फोर्स कहलाएगा। और जो मेंबर को कंप्रेस करने की कोशिश कर रहा है, मेंबर मतलब बॉडी सिस्टम, उसको इंजीनियरिंग में मेंबर भी बोलते हैं, तो इसको सिस्टम को कंप्रेस करने की कोशिश कर रहा है, यानी ये कंप्रेसिव फोर्स है। ठीक है, जैसा इफेक्ट देगा उसके अकॉर्डिंग उसका नाम होता है। और हमेशा ध्यान रखना है मैग्नीट्यूड दोनों फोर्स का बराबर होगा, डायरेक्शन अपोजिट होंगे, इसमें भी इसमें भी। यदि मैग्नीट्यूड बराबर नहीं होगा और डायरेक्शन अपोजिट नहीं होंगे तो क्या होगा? यदि मान लीजिए मैग्नीट्यूड छोड़ दीजिए, डायरेक्शन यदि अपोजिट नहीं है, जैसे ये एक्ट कर रहा है मान लीजिए पॉजिटिव एक्स में, तो ये नेगेटिव एक्स में होगा। ये यदि एक्ट कर रहा है नेगेटिव एक्स में, तो ये पॉजिटिव एक्स में होगा। यदि सिस्टम पर सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट नहीं करेगा, दो फोर्स, तो उस सेंस में क्या होगा? यदि सिर्फ डायरेक्शन चेंज कर दीजिए, इसको भी उल्टा कर दीजिए, ये 200 या 200 100 है ना, ये 100 200 किलो न्यूटन के फोर्स से वो नेगेटिव एक्स में मूव करने लगेगा। होगा कि नहीं होगा? तो हमें मोशन के बारे में अभी डिस्कस नहीं करना, अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। अभी तो हम लोग सिर्फ रिजिड बॉडी की कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं, फिर रोटेशन में आएंगे हम लोग। तो यदि किसी बॉडी पर नेट अमाउंट का फोर्स लग गया, तो वो बॉडी जो है कंप्रेशन और एलोंगेशन के सेंस में नहीं रहता है, वो बॉडी मोशन कर जाएगा। तो सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स लगना, सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स लगना है, अपोजिट डायरेक्शन में लगना है, और यदि वो मेंबर को एलोंगेट कराना चाह रहा है तो वो टेंसाइल होगा, और यदि मेंबर को कंप्रेस करना चाह रहा है तो वो कंप्रेसिव होगा। और इसी को हम आगे जब पढ़ाएंगे आपको मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में, तो इसी से बना है स्ट्रेस। स्ट्रेस कभी सुने हैं आज तक जीवन में? स्ट्रेस, मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रेस है। आज मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, तो आज मैं 2 मूवी एक साथ देख लूंगा। कुछ लोग हैं, अभी 12th वालों के साथ यही हो रहा है, सर नेटफ्लिक्स का हमें सब्सक्रिप्शन मिल सकता है? क्यों सर? बहुत टेंशन हो गया है। तो तुम्हें टेंशन हुआ तो हमसे क्यों बोल रहे हो? अच्छा, मुझसे लिमिटेड होते हैं, कितना लोगों को हम बांट देंगे? आइए, तो ये और ये दोनों ही बॉडी जो है उस पर फोर्स लग रहा है, नेट अमाउंट का फोर्स 0 है इस पर, है कि नहीं? इस पे भी नेट अमाउंट का फोर्स 0 है, इस पे भी नेट अमाउंट का फोर्स 0 है। और यदि इनका लेंथ में चेंजेस आया तो ये रिजिड बॉडी नहीं होगा, और यदि लेंथ फिक्स रहा, इनके बीच का गैप फिक्स रहा, तो हम क्या कह सकते हैं? रिजिड बॉडी कह सकते हैं। इसका कॉन्सेप्ट यही है। ठीक है, इसको थोड़ा एक लेवल बढ़ाना चाह रहे हैं आप, थोड़ा सा एक लेवल बढ़ाना चाहते हैं, तो आप इसको ऐसे बढ़ा सकते हैं। ये पोजीशन आप इसको ऐसे मान लीजिए, ऐसे मान लीजिए, ये पोजीशन को आप क्या कहेंगे? आर ए कहेंगे, यानी पार्टिकल ए का रेफरेंस पॉइंट से जो पोजीशन हुआ आर ए, पॉइंट बी का जो रेफरेंस पॉइंट से पोजीशन हुआ दैट इज आर बी, और ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा आर बी विथ रिस्पेक्ट टू, कहलाएगा, पढ़े वेक्टर। तो यदि अब आप यहां पर ये समझिए, यदि हम ऐसा लिखें फॉर बॉडी ए के लिए हम ऐसा लिखना चाह रहे हैं, तो लिखें आर बी बाई ए, इसका मतलब पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, ऐसा लिख सकते हैं। यानी कि यदि बी का पोजीशन ए के रिस्पेक्ट में चेक करें और वो चेंज करता हुआ नजर आ रहा हो, तो हम क्या कह सकते हैं? बॉडी कैसा होगा? बोलिए। फ्रेजाइल का स्पेलिंग क्या होता है सर? जैसा आपका स्थिति वैसा ही मेरा ही है। FRA, ठीक। फ्रेजाइल मतलब समझ में आया? ठीक है। और इफ इज इक्वल टू 0 देन बॉडी विल बी, क्या बोलेंगे? क्या होगा बॉडी? रिजिड बॉडी। ठीक है, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट हुआ। अब इसी को एक बार और डिफरेंशिएट कर दीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा? वेलोसिटी।
वेलोसिटी मिलेगा ना, इसको एक डिफरेंशिएट कर देंगे। इसका मतलब ये भी कह सकते हैं कि यदि बी पार्टिकल ए पार्टिकल के रिस्पेक्ट में कोई मोशन कर रहा हो तो इसको हम रिजिड बॉडी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। या पोजीशन चेंज कर रहा हो, ऐसे भी टाइम तो बीतना ही है, टाइम के साथ यदि किसी पार्टिकल का पोजीशन चेंज करता है तो बॉडी को मोशन भी कहते हैं। और इसका मोशन इसके रिस्पेक्ट में यदि जीरो है तो हम उसको रिजिड बॉडी कहेंगे, यदि नहीं हो रहा कुछ मोशन कर रहा है तो उसको रिजिड बॉडी नहीं कहेंगे हम लोग, ठीक है। अब इसका रिजिड बॉडी का कॉन्सेप्ट हम लोग क्यों यूज कर रहे हैं रोटेशन मोशन में? तो रोटेशन मोशन बेसिकली किसको कहते हैं? अभी तक यदि आप पढ़े होंगे रोटेशन मोशन, 9th क्लास में पढ़े हैं, थोड़ा सा पढ़े हैं सर। 9th क्लास है, कहां से याद रहेगा, परसों पढ़े वाला याद ही नहीं रहता है तो। हाँ आप भी है ना, ऐसा उम्मीद लगाए हुए। बताइए आप लोग में से यदि कोई भी मुझे एग्जैक्टली मतलब कि जो उसका डेफिनेशन है, जो थीम है, उसके आसपास भी रहा तो हम एक पेन देंगे आपको। मेरे पास बहुत सारे पेन हैं, ये वाला नहीं, आपके लिए जो पेन यूज होता है। बताइए व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सर्कुलर मोशन एंड रोटेशनल मोशन, और व्हाट इज रोटेशनल मोशन? when we say a body is in rotational motion, बताइए। जो हमारा सब्सक्राइबर है उनको कह रहे हैं आप कमेंट में भेजिए, आप लोग बताइए। हाँ आप लोग तो ऑफलाइन में भी है ना। अच्छा तो घर जाके देख करके कमेंट करेंगे। अच्छा चलिए बताइए, अरे उसके आसपास भी तो रहिए कम से कम, अरे कुछ तो होगा। सर्कुलर मोशन किसको कहेंगे? देखिए थोड़ा सा स्टार्ट करें तो, लेकिन इस पर पेन नहीं मिलेगा, रोटेशन पे पेन मिलेगा। बताइए कुछ तो होगा दिमाग में। देखो बाबू एलॉन्ग बोल दिए ना, उसी में सब काम गड़बड़ हो गया। ओहो बॉडी रोटेट करे उसी को रोटेशन, हाँ तो फिर उसी को रोटेशन मोशन कह देंगे। आप रोटेट करने के लिए कह रहे हैं, आप फिर उसी को बोल रहे हैं रोटेशन मोशन है, तो वो आप बताएंगे ना कि रोटेशन क्या है। डिफिनेशन जो आपको बताना है उसमें पहले कहीं रोटेशन यूज नहीं कर लेना है, क्योंकि आप उसी को डिफाइन कर रहे हैं उसी का नाम लेकर, समझ गए। और कोई जरूरी नहीं कि एक फिक्स एक्सिस होगा, एक्सिस मोशन भी कर सकता है। अच्छा चलिए ठीक है, आपके थोड़ा सा समस्या को आसान बनाने के लिए हम एग्जांपल देते हैं। चलिए पेन तो रह गया, उम्मीद था कि मुझे किसी एक को तो पेन दे ही देते। मेरे पास पिछले साल से पेन रखा हुआ है, फ्री में बांटेंगे उसकी अहमियत नहीं ना रहेगी। आप जब आप उसको जीतेंगे, भले ही पेन हो 10 रुपए का पेन हो, लेकिन आपने जब जीता है तो वो 10 रुपए पेन 10 रुपए का नहीं रहा, वो वैल्यू उसका खत्म, मतलब उसका वैल्यू ही आप नहीं लगा पाएंगे क्योंकि आपने जीता है उसे, ठीक है। चलिए अब हम बताते हैं, अब छोटा सा एग्जांपल लेके बताते हैं ताकि आप उसको रिलेट कर पाइए। अर्थ का नाम सुने हैं, ठीक है, उसपे प्राणी रहते हैं, हम लोग भी उसी में से एक हैं। तो अर्थ जो है वो सन के अराउंड, अलोंग नहीं, अराउंड एक मान लीजिए, वो हालांकि इलिप्टिकल पाथ है, थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं वो सर्कुलर पाथ है। तो सर्कुलर पाथ पर वो घूमता है, बीच में सन है और एक सर्कुलर पाथ पर वो घूम रहा है अर्थ, ठीक है। तो एक फिक्स सेंटर से एक फिक्स रेडियस पर या फिक्स लेंथ पर जब बॉडी कोई मोशन कर रहा हो और थ्रू आउट उसका मोशन वो फिक्स पॉइंट से उसका डिस्टेंस सेम रहे, डिस्प्लेसमेंट नहीं डिस्टेंस, कहीं भी वो घूमेगा तो रेडियस तो आर ही रहेगा, वो आर जो डिस्टेंस है उसी को रेडियस बोलेंगे और उस पाथ को सर्कुलर पाथ बोलेंगे और उस मोशन को क्या बोलेंगे? सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में हम बॉडी को एक पार्टिकल एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। तो सन के अराउंड जब अर्थ एक सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है तो अर्थ को हम एक पार्टिकल मानते हुए ऐसे दिखा सकते हैं, ठीक है। तो बॉडी को हम कहेंगे कि बॉडी इज इन सर्कुलर मोशन, इट हैज अ फिक्स रेडियस एंड अ फिक्स पॉइंट थ्रू विच
इट इज मूविंग अराउंड। ठीक है, ये हो गया। अब बात करेंगे कि अर्थ का जो जो ईयर होता है, कंप्लीट ईयर जो होता है, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि बड़ा दिन किसको मानते हैं? तुम वहां से हट जाओ, तुम हट जाओ, तुम किसको मानते हैं बताइए? तुमने कोई कोर्स किया था कि शुरू से मेंटेन शुरू से किया है अपने आप? बताइए। जो ईयर्स कंप्लीट होता है, तो जैसे मान लीजिए एपीजे अब्दुल कलाम से इंटरव्यू में पूछा गया था, देखिए इसका फोन आ गया, लाओ लाओ। नहीं, मैं चाहता हूं कि मेरे पास फोन आए, ऐसे भी कमी है, 2 ही फोन है मेरे पास। थोड़ा देख लेते, बंद करके देना, क्योंकि सिम कार्ड फिर निकाल लिया जाएगा। कौन है? हेलो हेलो, हाँ। तो सन के अराउंड अर्थ मूव कर रहा है एक फिक्स रेडियस के साथ और एक सर्कुलर पाथ कंप्लीट कर रहा है। तो एपीजे अब्दुल कलाम से सब पूछा गया, जब उनका इंटरव्यू था तो उनसे पूछा गया कि आपका उम्र कितना है? तो उन्होंने बोला कि मेरा उम्र, आप ऐसा कह सकते हैं कि मैंने सन के अराउंड लगभग 39 टाइम्स सर्कल कंप्लीट किया है। ठीक है, उनका ये जवाब था। तो मैंने सन को 39 टाइम्स सन के अराउंड मैंने सर्कुलर पाथ कवर किया है। ठीक है, तो आपका एज कितना होगा? अरे सीधी सीधी बात है, 1 साल में 1 ही बार घूमेगा, तो 39 ईयर्स हो गया उनका। तो उनका बताने का तरीका ये था क्योंकि वो नॉटिकल इंजीनियरिंग में थे। ठीक है, तो कहने का मेरा मतलब ये हुआ कि जब एक कंप्लीट रेवोल्यूशन होता है, 360 डिग्री एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, सन के अराउंड अर्थ कंप्लीट करता है, तो एक रेवोल्यूशन होता है, और एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है उसको? 365 डेज लगते हैं। वो उसका टाइम पीरियड हो गया, क्योंकि अगला रेवोल्यूशन भी होगा तो उतना ही लगेगा। हम ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि यहां पर इसका मीनिंग है। अब आप समझिए कि ये साल जो होगा, ईयर्स जो भी होंगे, अब 25 दिसंबर को बड़ा दिन क्यों कहा जाता है? क्योंकि उस दिन से दिन बड़ा होना शुरू होता है, रात छोटा होना शुरू होता है। और 21 जून जो है, 21 जून जिसको हम लोग वर्ल्ड योगा डे कहते हैं, 21 जून कहते हैं ना, उस दिन से क्या होगा कि दिन छोटा होना शुरू हो जाएगा, रात बड़ा होना शुरू। ठीक है, ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन था, हमको उम्मीद था कि आप लोगों को पता होना चाहिए था। बहुत सारे लोग बोलते हैं बड़ा दिन आने वाला है, बड़ा दिन आने वाला है, तो आप लोग को लगता है कि बड़ा दिन मतलब क्या, मतलब कुछ गिफ्ट आएगा। ठीक है, अब आ जाइए कि दिन रात कैसे होता है। दिन रात कैसे होता है? दिन रात होता है जब अर्थ जो है अपने ऑर्बिट पे ही घूमता है। ठीक है, आपने कहा, क्या कहा? रोटेट करता है। तो सर्कुलर मोशन के लिए, अब डिफरेंस बता रहे हैं, सर्कुलर मोशन के लिए बॉडी एक पार्टिकल की तरह हो सकता है और एक फिक्स रेडियस में, जिस जिस पॉइंट के अबाउट वो घूम रहा है, वो से एक फिक्स रेडियस पे हो सकता है। ठीक है, लेकिन जब बात करेंगे रोटेशन का, तो एक एक्सिस होगा जिसके अबाउट बॉडी के हर पार्टिकल का सर्कुलर मोशन होगा। बॉडी को किस सिस्टम ऑफ पार्टिकल से बना है? अलग अलग पार्टिकल से बना है ना। तो अर्थ भी तो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना, उसका हर पार्टिकल अपने पोजीशन पे होगा और वो एक सर्कुलर मोशन कर रहा होगा। जैसे मन में मान लीजिए ग्लोब देखे हैं आप लोग, तो ग्लोब जो है वो ऐसे घूम रहा है, तो उसमें मान लीजिए एक जगह पर इंडिया है, तो इंडिया भी एक फिक्स रेडियस के साथ ऐसे जो घूम रहा है ना। अर्थ रोटेट कर रहा है, तो एक फिक्स एक्सिस के अबाउट, जो ज्यादातर केस में 95% केसेस में वो फिक्स एक्सिस जो पास करेगा, उसके सेंटर ऑफ मास से पास करेगा। सेंटर मास आपने पढ़ा है, तो बॉडी के सेंटर ऑफ मास से पास करेगा, सो दैट कि बॉडी कंप्लीट रोटेशन में आएगा। रोटेशन में कब कहेंगे? जब बॉडी को हम सिस्टम ऑफ पार्टिकल मानेंगे और ये मानेंगे कि एक फिक्स एक्सिस के अबाउट सेंटर ऑफ मास के थ्रू वो फिक्स एक्सिस है और उसका हर पार्टिकल एक फिक्स रेडियस पर है और सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहा है, तो ऐसे मोशन को रोटेशनल मोशन कहेंगे। जैसे छोटा सा एग्जांपल देके बताते हैं ताकि आप और रिलेट कर पाइए। जैसे मान लीजिए कि ये एक स्फेरिकल बॉल है,
स्फेरिकल बॉल हुआ, ये उसका एक्सिस हो गया। फिर रिपीट करेंगे इसको, एक्सिस हो गया, इस एक्सिस के अबाउट ये स्फेरिकल बॉल ऐसे मूव कर रहा है, घूम रहा है ऐसे, टॉप से देखेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ठीक है। तो मान लीजिए कि यहां पर एक छोटा सा पार्टिकल है ये, और ये सेंटर पॉइंट हो गया, तो ये सेंटर पॉइंट, ये पार्टिकल रेडियस आर, यहां से ये इसका भी रेडियस आर, ठीक है। अब इसके अंदर में भी, मतलब सर्कमफ्रेंस पे भी कोई पार्टिकल हो सकता है, यहां भी कोई पार्टिकल हो सकता है, इसको ए बोल रहे हैं, इसको बी बोल रहे हैं, इसका रेडियस R1 होगा मान लीजिए। जैसे स्फीयर है तो इस एक्सट्रीम पॉइंट पे तो आप देख रहे हैं उसको ए पॉइंट कर रहे हैं, अंदर में भी तो एक ऊपर में पॉइंट होगा, जब वो घूमेगा तो हो सकता है कि उसका रेडियस कम होगा, और जब ये घूमेगा तो एक सर्कुलर पाथ ऐसे बनाएगा, और ये सर्कुलर पाथ ऐसे बनाएगा बनाएगा तो बॉडी का हर एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा, और वो बॉडी कंप्लीटली रोटेशनल मोशन में कहलाएगा। वहां पर बॉडी के पास कोई ट्रांसलेशन मोशन नहीं होगा, मतलब बॉडी ट्रांसलेट नहीं करेगा, ठीक है। जैसे, सुनते जाइएगा ध्यान से, इसी को आगे फिर से रिपीट करेंगे भी। जैसे नेट फोर्स रिस्पॉन्सिबल है बॉडी को ट्रांसलेशन मोशन कराने में, उसी तरह एक नेट टॉर्क रिस्पॉन्सिबल है बॉडी को रोटेट कराने में। बॉडी को रोटेट कराने के लिए टॉर्क चाहिए, बॉडी को ट्रांसलेट कराने के लिए फोर्स चाहिए, ठीक है। बॉडी जब ट्रांसलेट करता है तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता है, बॉडी जब रोटेट करता है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है। बॉडी जब आगे उसमें ट्रांसलेशन मोशन आता है तो वेलोसिटी में यदि चेंजेस आया तो वेलोसिटी क्या कहलाता है, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम होता है। तो चूंकि लीनियर मोशन है तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, लेकिन जब रोटेशन आएगा तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, क्योंकि आप सर्कुलर मोशन में पढ़ चुके हैं। और सर्कुलर मोशन का जो भी कॉन्सेप्ट है, वो छोटे से पार्टिकल जो उस बॉडी का पार्टिकल है, क्योंकि वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो वो सारे कॉन्सेप्ट आप यहां पर लगा सकते हैं, ठीक है। और बॉडी का मोशन यदि आपको चेक करना है, क्योंकि वहां ट्रांसलेशन तो हो नहीं रहा है, रोटेशन हो रहा है, और कंबाइंड सब पूरे कंप्लीट बॉडी को हम मान रहे हैं, एक कंबाइंड बॉडी मान रहे हैं, सिस्टम मान रहे हैं, तो वो रोटेशन में है, क्योंकि वो ट्रांसलेट नहीं हो रहा, ठीक है। तो जहां लीनियर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम से आपको लीनियर वेलोसिटी मिलेगा, यहां पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम से आपको क्या मिलेगा, एंगुलर वेलोसिटी मिलेगा। और उसको एक लेवल और आगे बढ़ेंगे तो आपको जैसे लीनियर वेलोसिटी चेंज करता है टाइम के रिस्पेक्ट में तो लीनियर एक्सेलरेशन मिलता है, यहां पर एंगुलर वेलोसिटी टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज करेगा तो एंगुलर एक्सेलरेशन मिलेगा। वही कॉन्सेप्ट यहां पर भी यूज होगा, लेकिन बस तरीका थोड़ा बदल जाएगा। और बॉडी कंप्लीटली रोटेशन में कब कहलाएगा, जब उसका सारा पार्टिकल सिर्फ और सिर्फ सर्कुलर मोशन करे, और बॉडी कंबाइंडली क्या होगा, रोटेशन में कहलाएगा। बात समझ पाए। मान लीजिए वॉलीबॉल है आपके पास, ध्यान से समझिए, हाँ मेरे पास पहले कहाँ रखा गया पता नहीं, स्टूडेंट ही लोग के खेल खेल के लाइए सर, हम एक्सपेरिमेंट करेंगे रोटेशन मोशन, एक्सपेरिमेंट करते करते बाहर ही एक्सपेरिमेंट करने चले गए। तो मान लीजिए कि एक वॉलीबॉल है, तो वॉलीबॉल का हर पार्टिकल, ऊपर नीचे जो भी पार्टिकल है, वो एक छोटे से रेडियस में, यदि एक्सिस के ज्यादा नजदीक पार्टिकल होगा तो छोटा रेडियस होगा, एक्सिस से ज्यादा दूर होगा पार्टिकल तो एक्सट्रीम कितना दूर हो सकता है, वो स्फेरिकल बॉल है उसका रेडियस के बराबर हो सकता है, उससे ज्यादा बाहर तो हो नहीं सकता। तो सर्कमफ्रेंस पर है, तो सर्कमफ्रेंस पर जो पार्टिकल होगा वो आर रेडियस, जो स्फेयर का रेडियस है उसके अबाउट, वो रेडियस के साथ में वो एक्सिस के अबाउट घूमेगा। और यदि अंदर में कोई पार्टिकल है तो वो एक्सिस से जितना दूरी पे होगा वही उसका रेडियस होगा, और वो उसी रेडियस पर अपना सर्कुलर मोशन कंप्लीट करेगा, ठीक है। अब इसमें दो तीन बातें और भी हैं जो इतना आसान नहीं है समझना, इसके लिए हम लोग काम करेंगे आगे। पहले इसको आप लोग लिख लीजिए कंप्लीट, उसके बाद हम लोग आते हैं। इसको ड्रॉ करना हो तो नहीं करना हो कोई दिक्कत नहीं। समझ में आया है कुछ बातें? चलिए कंप्लीट कीजिए इसको, वो इसी दिन के लिए रखते। सैटरडे को रहेगा, फिजिक्स भी रहेगा सैटरडे को। आइए चलिए हेडिंग दीजिए तो छोटा सा, ये एंगुलर मोशन ऑफ रिजिड बॉडी कोई पर्टिकुलर टॉपिक नहीं मिलेगा आपको एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी बुक में ये टॉपिक नहीं मिलेगा आपको, बस आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए छोटा सा हेडिंग दे दिए इसको, ठीक है।
इसको समझने के लिए अभी हम लोग जो भी दो इससे पहले वाला कॉन्सेप्ट समझे और ये समझे, ये हम रोटेशन मोशन को बेहतर समझने के लिए कर रहे हैं। ठीक है, तो हेडिंग दीजिए एंगुलर मोशन ऑफ रिजिड बॉडी। ठीक है, अब यहां पर देखिए, सब लोग ध्यान से यहां देखिए, अब लिखना नहीं है। कुछ माइनर क्वेश्चन होंगे जो आपको आना चाहिए उसका जवाब। ठीक है, सनी कुमार ध्यान से देखिए। एक हम रिजिड रॉड ले रहे हैं, ठीक है, थोड़ा बड़ा साइज ले रहे हैं रिजिड रॉड, और इस पॉइंट पर हमने हिंज किया है उसको, हिंज पॉइंट। हिंज पॉइंट क्या है? ओ। हिंज करने का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि रॉड है ये, तो रॉड में ना इस ऐसे या ऐसे आप क्या कीजिए, इसको होल कर दीजिए ड्रिल मशीन से, आप इसमें ड्रिल कर दीजिए। ड्रिल करेंगे तो आर पार हो जाएगा, और उसके बाद एक पिन उसमें इंटर करा दिए, तो पिन जैसे इंटर कराए तो अब ये ऐसे से घूम सकता है, पिन इसमें रहेगा और ये ऐसे से घूम सकता है ना, तो ये फ्री है घूमने के लिए, ट्रांसलेट नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? रोटेशन का। हम लोग को ट्रांसलेशन के बारे में अभी नहीं सोचना, हम सिर्फ रोटेशन के बारे में सोच रहे हैं। तो हमने क्या किया, इस पॉइंट पर ड्रिल करके एक होल कर दिया, उसमें पिन लगा दिया, अब वो ऐसे ऐसे घूम सकता है, पूरा एक सर्कुलर पाथ ऐसे पूरा कवर कर सकता है। ठीक है, ये सिचुएशन को हम लोग पिन पॉइंट, हिंज पॉइंट मतलब उसको पिन पॉइंट करते हैं हम लोग, मतलब पिंच किया गया वहां पर। ठीक है, अब क्या है, इसमें अलग अलग पॉइंट्स हैं। ये पॉइंट को क्या बोल रहे हैं हम लोग? ओ। इस रिजिड रॉड का जो लेंथ है वो एल है। ठीक है, लेंथ कितना? एल। अब इस पॉइंट, यहां पर एक पॉइंट हम एज्यूम कर रहे हैं, इस पॉइंट को हम ए पॉइंट कह रहे हैं, और यहां पर एक पॉइंट है, उस पॉइंट को बी कह रहे हैं। ठीक है, अब क्या हुआ कि ये टी बराबर 0 पर यहां था। ठीक है, टी बराबर 0 इनिशियल पॉइंट पोजीशन ये था। इसके बाद क्या हुआ ना कि इस रिजिड रॉड को शिफ्ट कराया गया, टर्न कराया गया। तो ये टर्न तो कर ही सकता है, तो टर्न करेगा, तो ऐसा कुछ टर्न हुआ। ठीक है, ये टर्न किया, तो ये जो शिफ्ट हुआ, ये पॉइंट को हम लोग बी डैश बोल रहे हैं, और जब यहां से ये शिफ्ट हुआ इस तरह से, तो इस पॉइंट को ए डैश बोल रहे हैं। ठीक है, ये लेंथ को हम मान लेते हैं L/2 है, और ये टोटल लेंथ L है, यानी O से B का दूरी L है, O से A का दूरी L/2 है। ठीक है, मान लेते हैं। तो ऑब्वियसली O से A डैश का भी दूरी A/2 होगा, और O से B डैश का दूरी भी L होगा। ठीक है, अब यहां पर जैसे सेंटर पे जो एंगल बना, ध्यान समझिएगा, यहां पर जो एंगल बना दैट इज थीटा ए, और यहां पर जो एंगल बना दैट इज थीटा बी। अब मेरा एक छोटा सा सवाल ये है कि, छोटा सा सवाल कि थीटा ए थीटा बी क्या रिलेशन होगा? बड़ा होगा, बराबर होगा, छोटा होगा? इक्वल होगा। ठीक है, इक्वल होगा, सब लोग मान रहे हैं? उत्कर्ष पांडे, हाँ, आज मैं इंग्लिश बोलूंगा, हाउ, बोलिए। उत्कर्ष पांडे के चेहरे बता रहे हैं कि जवाब नहीं मिल पाएगा। तुम बताओ क्या? नहीं पता? तुम बताओ। नहीं पता? सनी कुमार ये पता है कि क्या सवाल है? अच्छा, अंकित कुमार नहीं पता है? तुमको भी नहीं पता है? हाँ, अदिति बताओ। हैं? अरे बाप रे बाप, कल हम लोग मीटिंग कर रहे थे तो हम बोल रहे थे कि इसमें 10 बच्चे कम से कम पढ़ने वाले हैं। हम लोग कैलकुलेट करके चलते हैं, सारा चीज पे कैलकुलेशन होता है। ठीक है, इसमें माली क्या करता है, जो पौधा हरा होता है उसको रेगुलर बेसिस पे खाद देता है, रेगुलर बेसिस पे पानी देता है, ताकि वो पौधा और अच्छा से स्वस्थ होकर के उगे। जो पौधा मतलब उसमें सारी पत्तियां झड़ गई, सूख गया, तो माली उसमें क्या करेगा? पानी देके, खाद देके क्या फायदा उसको?
ठीक है, बात में बहुत गहराई है, इसको अच्छे से समझिएगा। तो अपने आप को सूखने मत दीजिए, माली अपना हाथ वहां से हटा लेगा। ठीक है, तो ये माली के लिए सोचने वाली बात नहीं है, ये पौधे के लिए सोचने की बात है कि माली ने अपना हाथ वहां से हटा लिया। ना वो खाद दे रहा है उसको, ना पानी दे रहा है, ना धूप दे रहा है। अब वो पौधा जो सूख गया वो अपने भाग्य पर निर्भर कर रहा है, उसका भाग्य उसको जहां ले जाएगा वो जाएगा, मतलब अपनी परिस्थितियों में वो जहां रहेगा वहीं रह जाएगा। और जो पौधा हरा है, जिसको रेगुलर खाद मिल रहा है, पानी मिल रहा है, धूप मिल रहा है, वो और स्वस्थ होकर के बड़ा होगा और आगे जाकर एक मजबूत पेड़ बनेगा जो फल भी देगा, छांव भी देगा। बात को समझें? तो वो आप पे डिपेंड करता है, माली पे नहीं। आइए 9-10 को अच्छे से थोड़ा सा मजबूत कीजिए, उसका बहुत यूज है, अदरवाइज आप कंफ्यूज रहिएगा। जिन स्टूडेंट को ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये थीटा ए थीटा बी के बराबर होगा कि नहीं होगा, उनको कंफ्यूजन है, तो उनको पूरा का पूरा बेसिक मैथमेटिक्स 9-10 का जरूर पढ़ना चाहिए। नहीं तो मेरी हैसियत नहीं है कि हम इसके बावजूद आपको रोटेशन मोशन समझा दें, क्योंकि वो आपके अतीत में किया गया एक गलती का परिणाम जो आज भी आप देख रहे हैं, इसीलिए उसको जल्दी से ठीक कर सकते हैं तो कर लीजिए। ठीक है, थीटा ए बराबर थीटा बी होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो होगा, जैसे छोटा सा एग्जांपल देके बता देते हैं ताकि आपको ये लगे कि हाँ सब कुछ आपके अकॉर्डिंग हो रहा है, आप समझ पा रहे हैं उसको। जैसे यहां जो एंगल है, ये पॉइंट ए है, बी है, सी है, डी है, ई है। तो यदि हम ट्राइंगल ए बी ई लेते हैं या ट्राइंगल ए सी डी लेते हैं, हमारे लिए थीटा है तो थीटा ही रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा? तो यदि पार्टिकल सी से डी चला जाए या पार्टिकल बी से ई चला जाए, थीटा तो दोनों के लिए ही होगा। समझ पाए? और ये चीजें आप पढ़े हैं, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ा हुआ है, लेकिन याद नहीं है, रिलेट नहीं किया हुआ है। ये बहुत बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, बहुत इजी बात है। ये आपको ये निकालने आया तो बहुत इजीली निकाल सकते हैं। इसीलिए यदि थीटा बराबर है तो बी ई बाई ए बी बराबर क्या हो जाएगा? सी डी बाई ए सी हो जाएगा ना। वो इसीलिए होगा क्योंकि दोनों का एंगल सेम है। ठीक है, ये आप पढ़ चुके हैं। आइए हम लोग इसमें आते हैं फिर। तो यहां पर अब समझना क्या है, इंपॉर्टेंट बात रोटेशन मोशन के लिए, कि यहां t बराबर 0 पे पार्टिकल था, अब यहां t बराबर t टाइम पर। ठीक है, अब आप बात को ध्यान से समझिए। ये a पॉइंट और b पॉइंट क्या है? एक रिजिड रॉड है जिसके अलग अलग पार्टिकल्स हैं। क्योंकि हम क्या मानते हैं कि रिजिड बॉडी जो है वो कई पार्टिकल से मिलकर बना है, हम लोग मानते आए हैं। तो हमने अलग अलग पॉइंट्स लिया, एक पॉइंट O लिया, एक पॉइंट A लिया, एक पॉइंट B लिया, उसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कराया। t बराबर 0 पे यहां था, t बराबर t टाइम पर वहां पहुंच गया। ठीक है, तो थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ, कितने टाइम में हुआ? यदि A से B एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा B हुआ तो कितने टाइम में हुआ? t टाइम में हुआ। तो जब ही आप ये इस बात पर इंश्योर हैं कि थीटा A बराबर थीटा B होगा, इस बात पर क्लियर हैं, आप इस बात पर एकदम कॉन्फिडेंट हैं, तो बाई टी कर सकते हैं और यहां भी बाई टी कर सकते हैं, क्योंकि थीटा ए बनने में भी टाइम टी लगा और थीटा बी बनने में भी टाइम टी लगा। तो ये क्या बन गया? ओमेगा ए बराबर ओमेगा बी। ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट बात निकल के सामने आया है, ये आपको आगे बहुत यूज करेगा। इसका मतलब है कि यदि कोई रिजिड बॉडी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है तो उसका सारा पार्टिकल का एंगुलर स्पीड सेम होगा। बात को समझे? यदि कोई रिजिड बॉडी किसी एक फिक्स एक्सिस के अबाउट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है, उस पर जितने भी पार्टिकल हैं, सारे पार्टिकल का एंगुलर स्पीड क्या होगा? सेम होगा। यह बात आपको समझना होगा। ठीक है, दैट इज एवरी particle of a rigid body will have same angular speed, सेम एंगुलर स्पीड से घूमेगा। समझ पाए इस बात को? अब इसी में एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट हम ऐड कर देते हैं। जैसे इसको ऐसे समझ लीजिए, जिसका बहुत अच्छा यूज करेंगे हम लोग आगे जाकर भी। तो मान लीजिए कि ये एक पॉइंट ए है और ये एक पॉइंट बी है।
ध्यान समझिएगा, मोशन प्योर रोटेशनल नहीं है, ना ही मोशन प्योर ट्रांसलेशनल है। तो यदि ऐसा रहेगा तो क्या सिचुएशन होता है, ये मान लीजिए वी ए है और इस एक्सिस के अबाउट ये जो एंगल बन रहा है वो अल्फा बन रहा है, ठीक है। ये स्पीड को हम ऐसे मान लेते हैं, इसको वी बी मान लेते हैं, और ये एक्सिस के अबाउट ये एंगल जो है वो बीटा है, ठीक है। तो हमारे पास, अब आप ऐसा समझिए 2 मिनट के लिए कि एक ऐसा समय है, एक ऐसा इंस्टेंट ऑफ टाइम है जिस जिस समय ए पार्टिकल जो है वो इधर मूव कर रहा है वी ए स्पीड से, और ये बी पार्टिकल इधर मूव कर रहा है वी बी स्पीड से। तो ये जो रिजिड रॉड है ऐसे मूव कर रहा होगा, ऐसे। तो ये ऐसे मूव कर रहा है तो प्योर रोटेशन भी नहीं हो रहा है, और थोड़ा सा एक कंपोनेंट उसको ट्रांसलेट करा देगा, तो प्योर ट्रांसलेशन भी नहीं मिलेगा। प्योर ट्रांसलेशन मतलब बॉडी के पास सिर्फ सिर्फ ट्रांसलेट करने के लिए मोशन है। प्योर रोटेशन का मतलब बॉडी के पास सिर्फ रोटेट करने के लिए मोशन है, और जब कंबाइंड होगा तो थोड़ा रोटेशन थोड़ा ट्रांसलेशन दोनों होगा। ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, बहुत सारे मेंबर्स हैं जो कि मशीन में यूज होते हैं, जो कि ना पूरा रोटेट करते हैं ना पूरा ट्रांसलेट करते हैं। जैसे आप कभी अपने जीवन में शायद देखा होगा आपने अच्छे से, या फिल्म में देखा होगा, टीवी में देखा होगा, या कहीं पर वीडियो में देखा होगा, स्टीम इंजन जो होता है उसके, जो नहीं होता रेलगाड़ी, तो ऐसे नहीं करते छुप 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 ऐसे ऐसे, हम लोग बच्चा में करते हैं ना। तो ये बेसिकली क्या होता है, ये जब थोड़ा सा टेक्निकल हो गए हैं तो आप समझ लीजिए कि 2 व्हील्स को जोड़ने वाला क्रैंक होता है वो। तो क्रैंक होता है तो क्रैंक ना ही पूरा रोटेट कर पा रहा है और ना ही ट्रांसलेट कर पा रहा है। हम लोग ऐसे नहीं करते छुक 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 छुक। तो वो बेसिकली क्रैंक होता है जो 2 व्हील को कनेक्ट करता है। एक व्हील को पावर मिलता है जिससे क्रैंक घूमता है, और वो क्रैंक घूमने के कारण दूसरे व्हील को पावर दे देता है। समझ पाए? तो स्टीम इंजन का व्हील का रोटेशन इसी तरह होता है। व्हील रोटेशन में होता है, रोलिंग में होता है। रोलिंग मतलब क्या हुआ, आगे बताएंगे, लास्ट टॉपिक वही है। रोलिंग मतलब कोई एक व्हील है जो कि सर्कुलर मोशन अपने एक्सिस के अबाउट घूम भी रहा है और ट्रांसलेट भी कर रहा है। समझ गए? तो वो हम लोग आगे देखेंगे। अभी ये सिचुएशन में एक मोमेंट ऑफ टाइम टी पर ये पॉइंट इधर मूव कर रहा है और ये ऐसे जा रहा है, तो ये ऐसे मूव कर रहा होगा, ऐसे। तो कुछ इस तरह से मोशन होगा। अब इसमें 2 इंपॉर्टेंट बात को ध्यान से देखिए। इस डायरेक्शन में ये होगा वी ए कॉस अल्फा होगा, और ये वर्टिकल डायरेक्शन में वी ए साइन अल्फा होगा, ठीक। इसकी बात करें तो इस डायरेक्शन में वी बी कॉस बीटा होगा, और इस डायरेक्शन में क्या होगा, वी बी साइन बीटा होगा। यदि इफ द बॉडी इज रिजिड बॉडी है, तो हम कह सकते हैं कि वी ए कॉस अल्फा इज इक्वल टू वी बी कॉस बीटा होगा। ऐसा बात समझ पाए? तो इसका मतलब है इससे हम एक रिलेशन निकाल करके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। मतलब रॉड का कोई भी पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के रिस्पेक्ट में मोशन नहीं करेगा, इसलिए एक पार्टिकल के रिस्पेक्ट में दूसरा पार्टिकल का रिलेटिव मोशन क्या होगा, 0, और इसीलिए ये फाइनल रिजल्ट आएगा। समझ पाए? तो ये फाइनल जो रिजल्ट आएगा इसको हम लोग बहुत सारी जगह पे यूज कर सकते हैं। जैसे कॉस अल्फा बाई कॉस बीटा का रेशियो पूछ देगा आपसे, आप पता कर सकते बता सकते हैं। कुछ इसमें अल्फा दे रखा होगा, वी ए दे रखा होगा, वी बी दे रखा होगा, आपसे बीटा पूछ लेगा, ऐसा हो सकता है। ये किस कंडीशन में है कि जब बॉडी प्योर रिजिड है, मतलब उनके पार्टिकल्स के बीच में कोई भी ट्रांसलेशन नहीं हो रहा, मतलब पार्टिकल एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मोशन नहीं कर रहे हैं। समझ गए? जो हम लोग यहां पे भी देखे, और ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगला टॉपिक जो हम लोग करने वाले हैं उसमें रोटेशन मोशन में यही चीज आगे आपको हेल्प करेगा। यदि ये क्लियर नहीं होगा तो आगे कंफ्यूजन बना रहेगा। समझ गए इस बात को? इसको राइट डाउन कीजिए, कंप्लीट कीजिए। कोई डाउट है तो बोलिए, मन में नहीं रखिएगा, आगे समस्याएं बढ़ेंगी। क्लियर है सबको ये?
जैसे मान लीजिए एक रिजिड बॉडी है, सब लोग ध्यान दीजिए यहां पर, मास कैपिटल एम है, ठीक है, एक रिजिड बॉडी है, अभी लिखना नहीं कुछ, सिर्फ ध्यान से देखिए, एक रिजिड बॉडी जिसका मास कितना है, कैपिटल एम। हम यहां पर एक एक्सिस ले रहे हैं, ठीक है, और ये एक्सिस वाई एक्सिस है, ये सपोज कीजिए, कैसे डायमेंशन ले रहे हैं हम लोग, डायमेंशन ये एक्स हो गया, दैट इज वाई, और ये हो गया जेड एक्सिस, ठीक है। अब ध्यान से समझिए कि यहां पर एक इमेजिनरी एक्सिस है, कैपिटल एम मास है, यहां पर मान लेते हैं कि एक छोटा सा मास ये m1 है, यहां पर एक छोटा सा मास इसको मान लेते हैं m2 है, यहां पर m3 है, इस पॉइंट को मान लेते हैं m4 है, ठीक है। तो इसका जो यहां से रेडियस है एक्सिस से, ये रेडियस को r4 बोल रहे हैं, ये रेडियस को r3, ये रेडियस जो है दैट इज r2, और यहां पर ये रेडियस जो है वो r1। सबका अलग 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 पॉइंट पर मास लिया है, सबका मास का वैल्यू अलग अलग है, और चूंकि अलग अलग पोजीशन पे है इसलिए रेडियस भी अलग अलग आ रहा है, ठीक है। अब मान लीजिए कि ये एक्सिस के अबाउट ये ऐसे एंगुलर स्पीड ओमेगा से घूम रहा है, ठीक है, मतलब कंबाइंड पूरा कंप्लीट जो रिजिड बॉडी है वो एंगुलर स्पीड ओमेगा से घूम रहा है, किस एक्सिस के अलोंग, वाई एक्सिस के अलोंग, ठीक है। अब आप ये बात को समझिए कि जब ये पूरा घूम रहा है तो यहां पर इस तरह से हम ये ले लें, तो ये जो मोशन होगा इस कौन से m1 मास का, क्या m1 मास का सर्कुलर मोशन होगा ये, मतलब जब ये ऐसे घूम रहा होगा, टॉप से देखेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन आएगा, तो जब एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो ये जो m1 मास है वो r1 रेडियस के साथ में एक सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा, ठीक है, सर्कुलर मोशन में। उसी तरह r2 जो होगा वो अपने r2 रेडियस के साथ में इस तरह से घूमेगा, सर्कुलर मोशन करेगा। इसका रेडियस ज्यादा है, इसका रेडियस कम है, तो कौन पहले घूमकर अपने एक्सिस पे आ जाएगा, अपने पोजीशन पे कौन पहले घूम के आ जाएगा, साथ में आएगा, साथ में आएगा। क्यों साथ में आएगा, रीजन ये है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द रिजिड पार्टिकल ऑफ रिजिड बॉडी। हम जस्ट पहले देखे ए को जितना टाइम लगा बी पे, ए डैश पे पहुंचने में, बी को भी उतना ही टाइम लगा बी डैश में पहुंचने में, और इसीलिए एंगल दोनों का सेम हुआ, यानी सेम एंगल सेम टाइम में कवर्ड किया अलग अलग पोजीशंस के पार्टिकल ने, इसलिए एंगुलर स्पीड इन सारे पार्टिकल का क्या होगा, सेम होगा, सारे पार्टिकल का एंगुलर स्पीड सेम होगा, वो इस बात से इंडिपेंडेंट होगा कि रेडियस क्या है, ठीक है। तो ये पार्टिकल मान लीजिए 2 सेकंड में घूमकर अपने पोजीशन पे आता है, तो ये पार्टिकल भी 2 सेकंड में घूम के अपने पोजीशन पे आएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग और डिस्कस करेंगे। तो ये रेडियस यहां पर, तो ये पार्टिकल का सर्कुलर पाथ ये होगा, और ये छोटा रेडियस का है तो छोटा सर्कुलर पाथ होगा, ऐसा होगा। तो हर पार्टिकल का, तो हम यहां कह सकते हैं कि when a body is assumed as a system of particle and rigid body and it has a fixed axis, फिक्स्ड एक्सिस मतलब एक्सिस फिक्स नहीं है, जिस एक्सिस के अबाउट घूम रहा है वो फिक्स है, बात समझ पाए, ऐसा नहीं कि अभी इस एक्सिस के अबाउट घूम रहा है, अभी उस एक्सिस के अबाउट घूम रहा है, वो मेरे बात को समझ पा रहे हैं आप लोग। जैसे कोई रिजिड बॉडी घूम रहा है तो अभी जो एक एक्सिस के अबाउट घूम रहा है उसको चेंज करके दूसरा एक्सिस ले लिया, ऐसा नहीं है, उसी एक्सिस को पकड़े हुए है। एक्सिस हो सकता है घूम रहा हो, तो वो जैसे टॉप, टीओपी टॉप मींस लट्टू, तो वो घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, ठीक है, ऐसे घूम रहा है, तो उसका एक्सिस भी घूम रहा है लेकिन अपने एक्सिस को पकड़े हुए है, वो एक्सिस, समझ रहे हैं, और उसका एक्सिस एक इमेजिनरी कोन बना रहा है, समझ पाए, जो स्लैंट हाइट होता है कोन का वो एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ऐसे घूम रहा है तो कोन बना रहा है जिसका एक रेडियस है, उल्टा देखेंगे तो आप,
ठीक है, आपको बुक में डायग्राम होगा तो उससे मिल जाएगा। अब देखिए यहां पर, तो इट हैज अ फिक्स एक्सिस, ठीक है, एंड एवरी एंड ईच पार्टिकल and each particle perform a circular motion of different radii, अलग अलग रेडियस का, ठीक है, सर्कुलर मोशन होगा, मतलब सर्कुलर पाथ होगा। देन बॉडी इज said to be in rotational motion, होगा या नहीं? तब बॉडी क्या कहलाएगा? रोटेशनल मोशन में कहलाएगा, जब वो एक फिक्स एक्सिस के अबाउट उसके सारे पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहे होंगे। अच्छा, जिस एक्सिस जो पार्टिकल है और उसी एक्सिस पर है, मतलब वो पार्टिकल उसी एक्सिस पर है, तो आर क्या होगा उसके लिए? 0। तो वो पार्टिकल जो होगा वो प्योर रोटेशन में कहलाएगा। नहीं समझे? द पार्टिकल which lie on the imaginary axis, that particles will be in pure rotation, बात समझ पाए? वो पार्टिकल, जैसे इस एक्सिस पर कोई पार्टिकल होगा ना, जैसे ये मान लीजिए कि ये है M5, तो ये प्योर रोटेशन में होगा। प्योर रोटेशन में क्यों होगा? क्योंकि इसके पास सर्कुलर मोशन करने के लिए रेडियस ही नहीं है, आपने एक्सिस पे घूम रहा है जो अर्थ का है। समझ गए? तो ये कंप्लीट डिस्क्रिप्शन हुआ, और इन सब पार्टिकल का एंगुलर स्पीड क्या होगा? सेम होगा। द एंगुलर स्पीड of all particles will be same that of angular speed of the rigid body, about, along नहीं, about an axis। यहां पर along नहीं यूज करेंगे, along यूज करेंगे ट्रांसलेशन मोशन में, about यूज करेंगे हम लोग रोटेशन में, ठीक है, उस एक्सिस के अबाउट। तो ये जितने भी पार्टिकल हैं, सारे पार्टिकल का एंगुलर स्पीड क्या होगा? सेम होगा। अच्छा, तो एंगुलर स्पीड सेम होगा, तो अंतर किस चीज में होगा? रेडियस अलग अलग है तो ट्रांसलेशन जो स्पीड होगा, ट्रांसलेशन वेलोसिटी होगा, उसमें डिफरेंस आएगा। मतलब यदि आप इससे पहले वाला जो डायग्राम है उसको याद कीजिए, ए से ए डैश जाने में टाइम उतना ही लगा जितना बी को बी डैश जाने में, ठीक है, लेकिन बी को बी डैश जाने में जो स्पीड होगा, टेंजेंशियल स्पीड, वो ज्यादा होगा। समझ गए? तभी तो उसको लेंथ यदि वाइज देखें तो ज्यादा लेंथ कवर करना पड़ रहा है। समझ गए इस बात को? तो लेंथ ज्यादा कवर करना पड़ रहा है, इसका मतलब है उसका टेंजेंशियल स्पीड क्या होगा? ज्यादा होगा। जिसका रेडियस छोटा उसका टेंजेंशियल स्पीड कम होगा, और जिसका रेडियस बड़ा होगा उसका, ये वाला फॉर्मूला याद है, v इज इक्वल टू क्या होगा? आर ओमेगा। तो जैसे वी ए बराबर फर्स्ट मास क्या माने? वी एम, तो यहां पर v1 ले लीजिए r1 ओमेगा, तो यहां पर आप v1 निकाल रहे हैं r1 ओमेगा, और यहां v2 बराबर क्या लिख रहे हैं? r2 ओमेगा। v3 बराबर क्या लिख रहे हैं? r3 ओमेगा। v4 बराबर क्या लिख रहे हैं? r4 ओमेगा। अब ध्यान दीजिए 3.2 और 3 में क्या डिफरेंस है? 2 और 3 में r किसका ज्यादा है? r2 ज्यादा है या r3 ज्यादा है? r2 ज्यादा है, तो r2 ज्यादा है तो v2 बाई v3 इज इक्वल टू r2 बाई r3, ये होगा। अब r2 ज्यादा है r3 से, तो ये रेशियो जो होगा वो ग्रेटर देन 1 होगा ना, तो ये वैल्यू उधर जाएगा, तो v2 इज ग्रेटर देन
बात कुछ समझ में आया? ये रेशियो समझ पाए? ओमेगा तो सबके लिए सेम है, तो V2 V इक्वल टू आर ओमेगा। यदि हम सेकंड पार्टिकल के लिए देखें तो V2 बराबर क्या हो जाएगा, R2 इंटू ओमेगा। थर्ड पार्टिकल के लिए V3 बराबर R3 इंटू ओमेगा। डिवाइड किए तो वो कैंसिल आउट हो गया, तो R2 बाई R3। आपको पता है R2 बड़ा है, तो V3 क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा किससे, V2 से। समझ पाए इस बात को? तो ये ध्यान में आपको रखना है और ये चीजें आगे फॉलो होंगी। बाकी ये सारा पॉइंट्स को आप लिख लीजिए, इसको ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। पॉइंट वाइज लिखते जाइएगा।